साथियों, एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क के इस पेज पर आपका स्वागत है। डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क के इस पेज पर हम पिछले 7 दिनों से लगातार हर दिन एक कथाकार को उनकी एक नई कहानी के साथ सुन पा रहे हैं और यह एक अलग तरह का अनुभव है कि उन्हें सुनते हुए हम समृद्ध होते हैं अपनी कहानी परंपरा से और आज के समकालीन लेखन से भी। साथियों, आज जैसा हम समय देख रहे हैं अपने आसपास, जिस तरह हम अपनी अपनी घरों की दहलीज में कैद होने को मजबूर हैं, जिस तरह हमारे आसपास के हालात हैं, उन सारी परिस्थितियों में कहानी या कविता का काम और भी बड़ा हो जाता है। कहानी या कविता या कहें हमारा समूचा साहित्य एक तरह से हमें मनुष्यता के पुनर्पाठ की व्याख्या करता है। बार बार हमें मनुष्यता का पाठ सिखाता है और हमें बताता है कि मनुष्यता ही सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बीच में। योगेंद्र आहूजा जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार योगेंद्र आहूजा जी। आप सब के साथ यह कारवां और आगे बढ़ेगा और साथी आते जाएंगे, मिलते जाएंगे और हम सब एक दूसरे से सीखते समझते आगे बढ़ते रहेंगे। दरअसल कहानी की विधा बहुत अलग तरह की विधा है। अलग तरह की इस मायने में कि कहानी हमारे यहाँ एक तरह से बहुत प्राचीन समय से कहानियाँ कही जाती रही हैं और कहानियाँ हमें प्रेम सिखाती हैं, मनुष्यता सिखाती हैं, हमें जीने का ढंग सिखाती हैं और एक अच्छा मनुष्य कैसे हम बन सकते हैं उसकी प्रेरणा भी हमें इन कहानियों को पढ़ते हुए मिलती है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे समय और समाज को जस का तस ये कहानियाँ अपनी अलग अलग कहानियों में हम देखें तो हमारे समय का और हमारे समाज का एक तरह से दस्तावेज भी इन कहानियों में हमें मिलता है। इस तरह कहानी की विधा हमारे बीच लोकप्रिय है बरसों से, बल्कि कहें कि बचपन से हम सबसे पहले किसी चीज़ से रूबरू होते हैं तो वो होते हैं कहानी से। मनीष शर्मा जी नमस्कार, स्वागत आपका। दरअसल कहानी विधा से जब हम जुड़ते हैं और उसके साथ आज जो एकेडमिक नेटवर्क पब्लिशिंग नेटवर्क के पेज पर हम ये कहानी महोत्सव पिछले 7 दिनों से सुन रहे हैं। हमने अपने साथी कथाकारों की उम्दा कहानियाँ सुनी और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी कहानियों को प्रस्तुत किया। तो इससे मेरी थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है कि मुझे भी यह सोचना होगा कि मैं उतनी अच्छी कहानी और उतना अच्छा पाठ कर पाऊँ ताकि उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ और जो एक परंपरा पिछले कथाकारों ने 7 दिन में डाली है कि बहुत उम्दा कहानी और बहुत अच्छा पाठ, उसको शायद मैं सहेज सकूं, आगे बढ़ा सकूं। हनीफ मदार जी कथाकार हमारे साथ हैं, नमस्कार। प्रियंका कुमारी झा जी हमारे साथ हैं, नमस्कार। दरअसल आज का जो समय है उसमें कहानी ये कविताएं साहित्य बल्कि पूरा एक बड़े प्रतिरोध का संसार रचते हैं, एक बड़ा प्रतिरोध व्यक्त करते हैं और मुझे लगता है कि इस तरह का प्रतिरोध साहित्य जगत की ओर से आज की हालात में, आज के परिस्थितियों में बहुत ज़रूरी है और हमें आज की जो चुनौतियां हैं उनको भी देखना है हमारे समाज और समय के सच को देखते हुए। तो ये कहानी महोत्सव में ये जिम्मेदारियां, ये चुनौतियां और बढ़ जाती हैं और इस तरह हम इस तरह आगे बढ़ते हुए इस कहानी महोत्सव में आज 7वां दिन है। अभी तक हमारे बीच में 6 कथाकारों ने कहानियों को पढ़ा। आज मैं इस सिलसिले को और आगे बढ़ाऊंगा और हमारे और साथी इसको और अगले दिनों में और आगे बढ़ाएंगे। मैं एकेडमिक नेशनल पब्लिशिंग नेटवर्क के डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी
विशाल भाई और पूरी टीम को इस बात के लिए साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी सोच के साथ इस चीज़ को शुरू किया। एक तरफ हम जहाँ देख रहे हैं कि लगातार लाइव हो रहे हैं, वहाँ ऐसे में एक कहानी महोत्सव की आयोजना करना और कहानी की विधा को अपने समग्र आयामों में समझने की कोशिश करना एक बड़ा अच्छा कदम है और बहुत महत्वपूर्ण कदम भी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह जब हम इस बात को देखते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है और लगातार 7 दिनों में हम जिस तरह इसका प्रतिसाद देख रहे हैं हमारे कथाकारों के बीच में, हमारे साहित्यिक लोगों के बीच में और साहित्य में रुचि रखने वाले बाकी सारे लोगों के बीच में इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। काफ़ी लोग इसको देख पा रहे हैं, लगातार लोग देखते हैं। जो लाइव नहीं देख पाते बाद में इसके रिकॉर्डेड अंश को सुनते हैं, इस पर बातचीत करते हैं, इन कहानियों पर बातचीत होती है। तो मुझे लगता है कि ये यही महत्वपूर्ण काम है जो साहित्य अपने धीमी चाल से या कहें अपने गति से यह काम करता है, क्योंकि समाज में बदलाव या समाज की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा फलक हमारे सामने होता है और बहुत आसानी से हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, अमल में नहीं ला पाते। इसलिए ये बहुत धीमी प्रक्रिया है और इस धीमी प्रक्रिया के बीच से ऐसे विरोधी समय में, ऐसे रचना के गहन अंधकार के समय में, जबकि हम सब एक तरह के बीमारी के अवसाद में घिरे हैं, एक तरह की चिंताओं में घिरे हैं, दुश्चिंताओं में घिरे हैं, ऐसे समय में जब कहानी महोत्सव की बात आती है और एक एक कहानियाँ हमें कहानीकार आकर सुनाते हैं तो हमें लगता है कि हम इस अवसाद से भी दूर आते हैं और समाज और समय के हमारे सच से रूबरू होने की कोशिश भी करते हैं और इन्हीं के बीच से कहीं एक आगे का रास्ता भी हमारे लिए खुलता है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और मैं अब कहानी पाठ को प्रारंभ करने जा रहा हूं। यदि आप सब सहमत हैं तो मैं कहानी पाठ शुरू कर सकता हूं। ज्योति विश्वकर्मा जी, स्वागत आपका और हमारे सभी साथी जो इस दौरान लाइव देखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूँ और उन सब को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं 2 बात कहना चाहूँगा। दरअसल जो भी मैं कहानी पाठ के साथ जिस तरह बात करने की कोशिश कर रहा था कि एक तरह से हमारे बीच में जो पिछले 30 सालों में एक तरह का नया परिवेश आया है, उदारीकरण और अर्थव्यवस्था के उदार हो जाने और ग्लोबलाइजेशन के बाद, उसने हमारी कई चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। तो कोशिश करते हैं। राकेश तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। अनीता चौधरी जी, नमस्कार। और अब मैं कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक आप सबके सामने पहले से ही विदित है। कहानी का शीर्षक है फुगाटी का जूता। फुगाटी का जूता। अब जूता उनके दिमाग में था, या कहें कि जूता दिमाग में इस कदर अपना दखल कायम कर चुका था कि वे इससे इतर सोच भी नहीं पा रहे थे। जूता कुछ इस तरह से उनके भीतर रच बस गया था कि कई बार झटकने पर भी वह निकल नहीं पा रहा था। गोया जूता नहीं, उन्होंने कोई बीमारी गले लगा ली थी। मौसम बदल रहा था। गुनगुनी ठंड अब विदा लेने को आतुर थी। सुबह शाम फागुनी बयार तन मन को सुहाने लगी थी। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर पसरते हुए दूर तक निगाहें दौड़ाई। सुबह की मुलायम धूप पूरब के पेड़ों से छनकर उजाले का इंद्रधनुष बनाते लॉन की घास पर कुछ तिरछी आकृतियां बना रही थी। आम के पेड़ों पर फूल लद गए थे। कोयल अपनी कूक में तान भरने लगी थी। पास के तालाब से कुछ प्रवासी परिंदे उनके लान के पेड़ पौधों पर मंडराते चले आए थे। क्यारियां फूलों से भर गई थी। कोई और दिन होता तो शायद वे इस दृश्य को जी रहे होते, लेकिन आज
आज तो जैसे वह जूता उनकी समूची चेतना बोध पर भारी पड़ रहा था। उस अकेले जूते ने उनकी समूची चेतना को झंझना दिया था। उन्हें लगा कि यह सब सोचने का अब कोई मतलब नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्हें अब मान ही लेना चाहिए कि वे समय को पीछे नहीं ले जा सकते और न ही भागते हुए समय को पकड़ने की कुवत अब उनमें बची है। हालांकि उन्होंने कभी तीव्रगामी पहियों पर सवार वक्त की रफ्तार को इतनी हड़बड़ी में बदहवास भागते भी नहीं देखा था। उनके दौर में भी वक्त कभी ठहरा नहीं, पर इस तरह उद्दाम वेग से समुची सभ्यता और उसकी चेतना को रोंदते धराशायी करते हुए वक्त से उनका साबका पहली ही बार है, वह भी उस जूते की वजह से। वह जूता नहीं होता तो शायद वे उसको इस तरह देख ही नहीं पाते। बदलते दौर की आहट से तो वे वाबस्ता थे, लेकिन वक्त के इतना दूर चले जाने की कल्पना भी उन्हें नहीं थी। कभी उन्हें लगता कि जूता उनके गाल पर जड़ दिया गया है, वे दर्द और अपमान बोध से तिलमिला उठते हैं। कभी लगता कि जूते का आकार अनायास बड़ा हो रहा है, वह बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि बाजार से घर तक फैल जाया करता है। वह बाजार से घर तक की समूची जगह को घेर लेता है। वे डरने लगते हैं, जूते से नहीं, बाजार और घर के बीच की जगह कम होते जाने से। उन्हें डर है कि कहीं यह जूता बड़ा और बड़ा होते हुए उनके घर में तो नहीं पसर जाएगा। वह जूता अब वहां नहीं था, वह लौट गया था, लेकिन उनकी स्मृतियों में वह जूता अब भी वहीं रखा हुआ था। उस खाली जगह पर अब भी उनकी स्मृतियों का जूता पड़ा हुआ था, चमचमाता हुआ काले रंग का जूता, काले रंग के चमड़े का जूता। उस पर करीने से काले रंग के महीन फीते गूंथे हुए थे। पैर की उंगलियों की ओर जाते हुए जूता नुकीला हो गया था। आम जूतों की तरह होते हुए भी उसमें कोई खास बात थी, मन मोह लेने वाली अदा थी उस जूते की। उसके अनाम कारीगर का हुनर क्या रहा होगा। यह उसका हुनर ही रहा होगा जिसने उस जूते में अपनी जान डाल दी थी। अकूत दौलतमंद और ताकतवर एक बादशाह था। उसने दुनिया के सबसे हुनरमंद कारीगरों से कहा कि वे ऐसी मोहक और खूबसूरत तामीर करें कि दुनिया में किसी ने कभी सोची तक न, ख्वाबों से भी हसीन। हजारों मजदूरों ने अपने खून पसीने से कुछ ही सालों में ऐसी बेमिसाल तामीर की कि चांदनी रात में वह महल मोतियों की तरह झरता, नदी के पानी में अपना अक्स देख देख महल इतराता। दुनिया ने ऐसा महल पहले कभी नहीं देखा था। इतना सुंदर तो बादशाह का ख्वाब भी नहीं था। दूसरे दिन कारीगरों को दरबार में बुलाया गया। कारीगर खुश थे कि उन्हें बादशाह बड़ा इनाम इकरार देंगे। तख्त पर बैठे बादशाह ने वजीर को आदेश दिया कि इन कारीगरों के हाथ काट दिए जाएं ताकि ये और कहीं ऐसी तामीर नहीं कर सकें। कुछ ही देर में उनके हाथ काटे जा चुके थे। तब से लेकर अब तक फिर कहीं कोई ऐसी तामीर नहीं हुई। हाँ, बादशाहियत बनी रही,
बादशाह बनते, बिगड़ते और बदलते रहे। बचपन में सुना यह किस्सा उनकी स्मृतियों में हमेशा बना रहा। वे जब भी कोई नायाब चीज देखते तो उसके कारीगर के बारे में सोचते हुए डरने लगते। क्या पता उसके हाथ सलामत होंगे या नहीं। पहले पहल उन जूतों को देखकर भी उन्हें यही लगा था। उन्हें अपने गांव का कालू मोची अभी भी याद है। अपने छोटे से घर के आंगन में पत्थर पर जूते गांठते हुए चमड़े को रांपी से काटता या हथौड़ी से ठोंकता तो लगता वह चमड़े को नहीं, अपने समय को ठोंक पीट रहा है। वह जब अपनी पैरानी से चमड़े को गांठ रहा होता तो लगता कि वह अपने अभावों को गांठ रहा है। रैदास के गीत गुनगुनाते हुए भी उसके हाथों की सधी हुई उंगलियां चमड़े को ऐसे मोड़ती, ठीक ऐसी मोड़ती कि चमड़ा अनायास खूबसूरत मोजड़ी में बदल जाया करता। उस पर चमड़े का फीता लगाता और सतरंगी फुंदा बांधता। फिर मोजड़ी का जोड़ा आंखों के सामने कर लेता। अपने ही हुनर पर उसकी आंखें हंसने लगती। वह शायद अपने ही हुनर पर फिदा हो जाता। वह कभी खाली नहीं होता था। कभी जानवरों की खाल साफ करते हुए, तो कभी मोजड़ी बनाते, तो कभी फटे हुए जूतों में पैबंद लगाते हुए वह हर समय काम में लगा रहता। उसके आसपास नौसागर के पानी में सड़ते हुए चमड़े की बदबू फैली रहती। उन्हें लगता कि कालू अपने छोटे छोटे औजारों से किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। वे उसे जीतता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन बादशाह और कारीगर के किस्से से भीतर ही भीतर डर जाया करते। कालू के हाथ तो नहीं काटे गए, लेकिन अब उसके सीधे हाथ में कोई हरारत नहीं। उसके देह के दाएं अंग को फाजिल हो गया था। अब वहां गीले चमड़े की गंध कहीं नहीं है। उसकी उंगलियां किसी छोटी सी हरकत के लिए भी अब कसकती होंगी, थरथराती होंगी। वह अब आंगन में नहीं, बगल की बरसाती में सारी रात खांसते और बलगम थूकते हुए पड़ा रहता है। आंगन की छाती पर एक छोटी सी दुकान उगाई है, डायमंड फुटवेयर। उसके लड़के शहर से नई चलन के जूते चप्पल लाकर बेचते हैं। लड़के कहते हैं कि इसमें मेहनत भी कम और मुनाफा ज्यादा। कालू उनकी बात काटता है। मुनाफा तो है, पर हुनर? लड़के उसे खा जाने वाली निगाह से घूरते हैं। वह सहम जाता है। वे भी तो सहम गए थे, ठीक उसी तरह, कालू मोची की तरह, जब मन्नू से उन्होंने जूते पर बात की थी। वे खुद को कालू में बदलते हुए देख रहे थे। तो क्या हम सबकी नियति यही है? एक सी नियति के लोग, अपने ही घर परिवार से धीरे धीरे हाशिए पर खिसकते लोग। उन्हें अब लगता है कि उन्हें नहीं कहना थी मन्नू से जूते वाली बात। कहकर भी क्या हुआ? चुप रह लेते तो यूं आज मन भारी नहीं होता, लेकिन नहीं कहते तो न जाने कब तक भीतर एक फांस चुभती रहती। खैर, अब उन्हें भी इस बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा नजरअंदाज करना भी सीखना होगा। नजरअंदाजी की आदत बनानी होगी। एक बार फिर उन्होंने उस खाली जगह को देखा
जहां कुछ देर पहले तक वह जूता पड़ा था। उस खाली जगह में उन्हें जूते की मुस्कुराती छवि दिखाई दी। उस जूते ने इस बार एक कदम आगे बढ़कर घमंड से इतराते हुए जीत की कुटिल मुस्कान उनकी ओर फेंकी। वह उन्हें इतना उपहासिक लगा कि वे सहन नहीं कर सके। दर्द की एक ठंडी नश्तर उनके भीतर तक धंस गई थी। वे जानते थे कि यह भ्रम है, पर उसमें इतना गहरा तंज था कि वे भीतर तक बिलबिला उठे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी जलालत नहीं सही थी, लिहाजा यह उनके लिए पहला मौका था। वे अपने बचपन से ही गांधी दर्शन से खासे प्रभावित थे और अपरिग्रह का पालन करते हुए अपने लिए कम से कम संसाधन रखते थे, कम से कम जरूरतें और अच्छे विचार। अधिकारी होते हुए सादा पहनावा और ईमानदारी से उन्होंने घर चलाया। बच्चों को भी शुरू से अनुशासन में रखा और खूब पढ़ाया लिखाया। दोनों बेटियों की शादियां की, वे अपने घर चली गई। बेटा मन्नू आगे पढ़ाई के लिए यूएसए चला गया। वहीं उसकी जॉब भी लगी। वे उसके वहां जॉब करने के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि बेटा पढ़ाई के बाद इंडिया आए और यहीं कहीं नौकरी करे। सैलरी भले ही कम हो, पर यहीं रहे। पहले माँ बहनें भी खिलाफ रही। फिर वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में साल की तनख्वाह 8 अंकों में सुनी तो उनकी खिलाफत ठंडी पड़ गई। वे आखिर तक अड़े रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। यह उनकी पहली हार थी। फिर धीरे धीरे पिता का स्नेह जीतता गया और उनकी हार फीकी पड़ने लगी। करीब करीब हर रोज ही वीडियो कॉलिंग से बेटे बहू और बच्चों से उनकी बातें हो जाया करती। साल में 2 बार मन्नू बच्चों के साथ घर आता। माँ पिता को बीमारियों का वास्ता देते हुए अपने साथ ले जाने की जिद करता। बहनों के यहाँ मिलने जाता। हालांकि मन्नू के रहन सहन का तौर तरीका पूरी तरह से बदल गया था। उसकी हर जरूरत अब ब्रांड में बदलने लगी थी। पहनावे से लेकर क्रीम पाउडर और चड्डी बनियान तक वह इस तरह इनका आदी हो गया था कि इनके बिना उसको अनकंफर्ट महसूस होने लगता था। वे अपने जिंदगी में जब जहां और जो भी मिला वापरते रहे, पर मन्नू को देखकर वे सिहर उठते। ये लड़का किस तरफ जा रहा है? वे देखते कि मन्नू बेतहाशा और बिना सोचे समझे अपने और अपने परिवार पर खर्च करने लगा है। उन्हें चिंता होने लगती। बावजूद इसके सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। दरवाजे पर हुई आहट ने उन्हें चौंकाया। देखा तो स्वरूप था। उनके मुंह से अनायास निकला, स्वरूप, अच्छे वक्त पर आए हो। बड़ा बुरा लग रहा था। मन में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। चाय पियोगे? स्वरूप अपनी आदत के मुताबिक पहले खांसा था और फिर लंबी सांस लेते हुए कहने लगा, इधर से गुजर रहा था साहब, तो आपकी याद आ गई। क्यों मन दुखी करते हो आप भी? अब मन्नू भैया का तो ऐसे ही चलता है। मन्नू भैया बच्चों के साथ आते हैं तो घर में होली और दिवाली साथ साथ आ जाती है, और जब जाते हैं तो बात वह नहीं है स्वरूप, उसकी तो अब आदत बन गई है। पता है कि वो 2-4 दिन ही हमारा वक्त हुआ करता है। वक्त ने हमको अपनी तरह से ढाल लिया है। वे स्वरूप को सब कुछ बताना चाहते थे, उससे खुलकर बात करना चाहते थे। अपने मन में चल रही घनमथान पर बात करते हुए वे हल्के हो जाना चाहते थे, लेकिन भीतर कुछ था जो उन्हें रोक रहा था।
स्वरूप उनके नजदीक था, पर आखिरकार बाहर का ही। घर की अंदरूनी बातें उससे करना ठीक नहीं होगी। उधर स्वरूप चिंता में पड़ गया था। साहब, तबीयत नरम गरम तो नहीं हो रही? ब्लड प्रेशर की दवाई लेना तो नहीं भूल गए? अस्पताल ले चलूं क्या? अरे चिंता की कोई बात नहीं रे स्वरूप, यह तो उम्र का ही कसूर है। इस दौर में भी आदमी जरूरत से ज्यादा सोचने समझने लगता ही है। नहीं सोचना चाहिए, पर क्या करें। बस मैं भी कहाँ, यह भी जानते हैं कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। सब कुछ अपनी रफ्तार से ही चलेगा, हम उसे बदल नहीं सकते। हम इस रफ्तार से बाहर किए हुए लोग हैं। जहां से हम पैवेलियन के दर्शक की तरह उन्हें रेस में दौड़ते हुए देख रहे हैं। उनका चेहरा तमतमा गया था। हाँ साहब, दुनिया ऐसे ही बनती है। नया आता है तो पुराने को जाना ही पड़ता है। देखिए, मैं भी तो रफ्तार का ही शिकार हूं। उन निर्जीव मशीनों की रफ्तार ने एक ही रात में हम 1200 मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल बाहर कर दिया। सवाल मशीनों का भी नहीं है। मशीनें पहले भी थी और वक्त के साथ बदलती जाएंगी। सवाल तो हमारी सोच का है। विदेशों में आबादी कम होने से ज्यादातर काम मशीनों से करना पड़ता है, पर हमारे यहाँ आबादी ज्यादा होने पर भी मशीनों का मोह इसलिए है कि इससे मजदूर कम रखने होते हैं। तनख्वाह कम तो मुनाफा ज्यादा। एक झटके में हम रफ्तार से परे धकेल दिए गए। फैक्ट्री को हमने अपने खून पसीने से सींचा था साहब। भूखे प्यासे रहकर भी उसकी साख बनाई थी। आज दुनिया भर में उस फैक्ट्री के जूतों का डंका बजता है तो हमारे ही हुनर पर। उसने खांसने के बाद लंबी सांस भरी और फिर कहने लगा, यह हमारा हुनर ही था कि जूते मुंह से बोलते थे। सन 70 के आसपास जब फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार ने इस कस्बे को चुना, तभी टाटा ने पहली बार यहां चमड़े का सामान बनाने का कारखाना खोला था। 2 रोटी की चाह में हम भी जुट गए थे। गांव में खबर पहुंची तो पिता उखड़ गए थे। यही बाकी रह गया था। इसीलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था कि ठाकुर की औलाद होकर जूते काटने का काम करो। क्यों मेरे नाम पर बट्टा लगा रहे हो? गांव आ जाओ, खेत इतना तो देते ही हैं कि कोई भूखा ना रहे। पर साहब, हम नहीं लौटे तो नहीं लौटे, डटे रहे और खटते रहे यहीं पर। हाँ स्वरूप, तुम्हारी ये कहानी कई बार सुन चुका हूं, पर क्या करें, हम सब इस समय के आगे बेबस हैं। बेबस और निहत्थे। हमारे पास न इसके उस पार जाने का रास्ता है और न ही कोई तैयारी। इस चकाचौंध में हमारी आंखों की पुतलियां रतौंधी की शिकार हैं। हम मुट्ठी भर लोग बख्तरबंद हो भी जाएं तो क्या कर सकते हैं। हमारी हड्डियां अब थक चुकी हैं और नए लोगों से तो अब कोई उम्मीद भी नहीं। अच्छा, मैं चाय बनाता हूं। मन्नू की मां सत्संग में गई है। उसे लगता है कि बुढ़ापे में यही एक रास्ता बचा रह गया है। पता नहीं उसे लगता है या सत्संग वाले स्वामी जी की बात को ही दोहराती रहती है। कहती है सारी जिंदगी अपने लिए जीते रहे, आखिरी वक्त तो ऊपर वाले की लौ जगा लो, यही साथ जाएगा, यही सत्य है। पर मुझे नहीं लगता कि यह सत्य होगा। यही सत्य होता तो स्वामी जी इतना बड़ा मठ क्यों खड़ा करते? सत्संग में वे जिस माया से परे धकेलने की बात करते हैं, खुद उसमें ही क्यों उलझे रहते? स्वरूप बगीचे में काम करने चला गया और वे चाय बनाने किचन में।
उन्होंने चाय चढ़ाकर लाइटर से गैस चूल्हा ऑन कर दिया। चाय धीरे धीरे उबलने लगी। उबाल उनके भीतर भी फूट रहा था। स्वरूप से उनका वास्ता करीब 10 साल पहले हुआ था, जब चमड़े की टाटा फैक्ट्री से उसे निकाला जा चुका था। वह बहुत सदमे में था। उसके बच्चे अभी 8वीं 10वीं में ही पढ़ रहे थे। नौकरी छूटने से उसका परिवार अब कैसे चलेगा, यह चिंता उसे खाए जा रही थी। उसने पढ़ाई के बाद फैक्ट्री में काम करते हुए चमड़े के काम का हुनर सीख लिया था। इसके अलावा रोजी रोटी के लिए उसे कोई काम नहीं आता था। तब उन्होंने ही उसे कुछ पैसे दे जूते बनाकर बेचने के लिए प्रेरित किया था। वह टाटा से कच्चा माल ले आता। उसने भी कुछ पैसे जोड़े थे। उससे ज़रूरी औजार खरीद लिए, फिर जूते बनाने लगा। पहली जोड़ी उन्होंने ही उससे खरीदी थी। उसने बहुत सुंदर, फिट और आरामदेह जूता बनाया था। कुछ और जोड़ियां भी बनाई। उन्हें बेचने के लिए कुछ खूब हाथ पैर मारे, बाजार भर में मेहनत की, पर कुछ नहीं हुआ। हर किसी को ब्रांड चाहिए था। वे जूता नहीं पहनते थे, ब्रांड पहनते थे। अब जूता पैरों के लिए जरूरी नहीं था, स्टेटस सिंबल बन चुका था। उन्हें पिता याद आए, जो एक ही जूते को कई सालों तक पहना करते। जूते में छोटी मोटी टूट फूट भी हो जाती तो वे मोची से उसे सुधरवा लिया करते। बारिश के 4 महीनों में चमड़े के जूतों को कपड़े में बांध कर सहेजते, फिर बारिश खुलने पर उनकी सफाई और पॉलिश करते, उनमें नए फीते डालते तो उन्हें लगता कि नए जूते पहने हैं। नए जूते काटते तो वे उनमें रुई के फाहे चिपका लेते। बारिश के दिनों में वे नायलॉन के जूते पहनते। बारिश के बाद उन्हें सहेज कर रखते, अगली बारिश के इंतजार में। उनके जूते देखकर हम मौसम का हाल पता कर लेते थे। चाय उबल गई थी। उन्होंने 2 प्यालों में गर्म चाय उंडेली और प्यालों को दोनों हाथों में थामे उन्हें ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पर रख दिया। स्वरूप को आवाज दी और चाय के प्यालों से उठते धुएं के छल्लों को वे देर तक देखते रहे। उन्हें लगा हमारे बच्चे भी इन छल्लों की तरह ही हमसे दूर कहीं खो गए हैं, इस चकाचौंध भरे मेले में कहीं गुम चुके हैं। स्वरूप और वे दोनों चाय पी रहे थे। ड्राइंग रूम में खामोशी पसरी थी। कभी कभार सिर्फ चाय की सीप सुनाई देती थी। यह खामोशी उनके पूरे दौर की खामोशी थी। भीतर के भरे पूरे उबाल के बावजूद बाहर की खामोशी। वे चाय नहीं, अपने वक्त की सीप ले रहे थे, घूंट घूंट। ड्राइंग रूम के बाहर की जिंदगी रोजमर्रा की तरह आबाद थी। बाजार सुबह की अंगड़ाई लेने के बाद खुलने लगे थे। दुकानों के सिर पर ताज की तरह सजे वस्तुओं के ब्रांड के साइन बोर्ड धूप में छुरे की मानिंद चमकते हुए जगमग हो रहे थे। टीवी पर संसद में विदेशी निवेश को बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो रहा था। ठीक उसी वक्त इस ड्राइंग रूम में 2 बूढ़े अपनी चित परिचित उदासी में डूबे खामोश चाय पी रहे थे। छले जा चुके बूढ़े। चाय पीते हुए वे सोच रहे थे उसी जूते के बारे में, मन्नू के जूते के बारे में। उन्होंने फिर एक बार उस जगह पर डरते डरते दृष्टि डाली जहां कल तक वह जूता रखा था। उन्हें हैरत हुई कि मन्नू के जाने के बाद भी वहां जूता थोड़ी देर पहले तक रखा था,
लेकिन अब वहां जूता नहीं था। स्वरूप के आने के पहले तक वही जूता उन्हें चिढ़ाने का भ्रम दे रहा था, पर अब वह वहां नहीं था। क्या स्वरूप की आंखों का लिहाज कर रहा है? जब पिछली बार मन्नू आया था तब वे उसे टाटा कंपनी के आउटलेट पर ले गए थे। 1000 से लगाकर 3000 तक के अच्छे से अच्छे जूते वहां थे, नई से नई डिजाइन और उम्दा दर्जे के जूते। लेकिन मन्नू को नहीं जंचे थे। मन्नू बाहर निकल आया था और कार के पास खड़े होकर किसी से मोबाइल पर बतिया रहा था। उन्होंने काउंटर पर बैठी लड़की से मुस्कुराते हुए कहा था, आजकल के बच्चों की पसंद भी बड़ी टिपिकल होती है, उन्हें चीज़ों से ज़्यादा उसके ब्रांड की ज़रूरत हुआ करती है। काउंटर पर बैठी लड़की भी मुस्कुराई थी। फिर उसने अपनी सूनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, टाटा का ब्रांड भी पूरे देश में पहचाना जाता है और हमें यह बताते हुए प्राउड फील हो रहा है कि ये जूते यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। दुनिया के नामी ब्रांड के जूते यहीं से जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, दुनिया के नामी ब्रांड के जूते यहीं से कैसे? उसने काउंटर के पीछे अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, सर बात यह है कि दुनिया के कई नामी ब्रांड ऐसे भी होते हैं जो खुद कोई चीज नहीं बनाते, वे सिर्फ अच्छी चीजें खरीदते हैं और उन्हें अपने टैग लगाकर ऊंचे दाम पर बेचते हैं। अब देखिए यही जूता यूएसए में जाकर फुगाटी के नाम का नामी जूता बन जाएगा। फुगाटी का जूता? फुगाटी का जूता तो काफी महंगा होता है। उन्होंने आश्चर्य से आंखें फैलाकर पूछा था। हाँ सर, वहां करीब 30-32 हजार का पड़ता है। ओह, एक टैग लगा देने से सीधे 10 गुना कीमत बढ़ जाती है। हाँ सर, और लोग वहां खुशी खुशी $450 में इसे खरीद लेते हैं। बाद में इस बात की तस्दीक उन्होंने स्वरूप से भी की थी। इस बात को बीते कई महीने हो चुके थे। इस बीच मन्नू 2 बार इंडिया आया और बात जैसे आई गई सी हो गई। स्वरूप अपना प्याला खाली कर फिर से बगीचे में काम करने लौट गया था। वह सिलसिलेवार 3 दिन पुराने उस वाक़ये को याद कर रहे थे। इस बार जब मन्नू यहां आया तो चमचमाता चमड़े का जूता उसके पैरों में था। उसने घर में घुसने से पहले ठीक इसी जगह उतारा था अपना वह जूता। उन्होंने फिर उस खाली जगह को देखा। बिच्छू के डंक की तरह वह जगह उन्हें झंझना रही थी। जब मन्नू आया था तो जूते को पहनकर, लेकिन जब लौटा था तो जूते ने उसे पहन लिया था। उन्होंने जूते के बारे में मन्नू से पूछा तो उसने बताया कि यूएसए के प्रसिद्ध शोरूम से उसने यह जूता $450 में खरीदा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड फुगाटी का जूता है। इसकी चमक देखिए, पहनने पर इतना हल्का और कंफर्ट लगता है जैसे आपने जूता पहना ही नहीं। फुगाटी का नाम सुनते ही उनका पारा चढ़ गया था। तुम्हें कुछ पता भी है? फुगाटी कोई जूता नहीं बनाती, वह सिर्फ अपना टैग लगाती है। यह जूता तो यहीं की फैक्ट्री में बना हुआ है। इसकी कीमत यहाँ महज 2,500-3 हजार रुपए की है। यानी यूएसए के हिसाब से देखें तो करीब $40 का। उनकी आवाज तल्ख होती जा रही थी। अरे, इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? वहां $450 मेरी 2 दिन की कमाई है। कुछ कम ज्यादा दे भी दिया तो कौन सी मुसीबत टूट पड़ी? मन्नू ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया। मन्नू की मां ने उन्हें रोक दिया। वह कहना चाहते थे कि यह थोड़े पैसे ज्यादा दे देने भर की बात नहीं है।
यह जूता मारा है फुगाटी ने तुम्हारे चेहरे पर, यह जूता मारा है फुगाटी ने तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे पूरे समाज पर उनकी सांसें अब उखड़ने लगी थी। धन्यवाद। तो साथियों, यह थी छोटी सी कहानी फुगाटी का जूता। आप सब साथियों ने इसे बड़ी शिद्दत से सुना, बड़ी गंभीरता से इस कहानी के मर्म तक आप सब पहुँचे और आपने इतनी गंभीरता से मुझे सुना। मैं आप सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब समय है इस पर कुछ बात करने का। यदि हमारे कुछ साथी इस कहानी के इतर या कहानी पर कुछ बात करना चाहें तो मैं प्रस्तुत हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ साथी इस पर कुछ बात करना चाहें, वे कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे साथ कई नए साथी भी जुड़े हैं। अंजलि देशपांडे जी हमारे साथ हैं, शांतिलाल जी हमारे साथ हैं, सुमति सक्सेना लाल जी हमारे साथ हैं, अविनाश अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अंजू शर्मा जी हमारे साथ हैं, संगीता सेठी जी हमारे साथ हैं। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हनीफ मदार जी ने कहानी की प्रशंसा की। नीरज जी को भी कहानी अच्छी लगी। प्रियंका कुमारी झा भी कह रही कहानी उन्हें अच्छी लगी। कंचन जायसवाल जी नमस्कार। आभा कुमारी चौधरी जी ने कहानी सुनी, उन्हें अच्छी लगी। राकेश तिवारी जी कह रहे हैं बहुत अच्छी कहानी। यह मेरे लिए अच्छा प्रतिसाद है कि राकेश तिवारी जी ये कह रहे हैं। राकेश तिवारी जी अच्छी कहानियों के पारखी हैं और वे यदि कह रहे हैं तो मुझे मानना, मैं यह स्वीकार कर सकता हूं कि वाकई कुछ अच्छा होगा कहानी में। शैलेंद्र शर्मा जी नमस्कार। आप सब साथी मेरी इस कहानी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण आयोजन की आयोजना की, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की, और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के जरिए हमें कहानी के अलग अलग आयामों को, समकालीन कहानी की दिशा और दशा को समझने की एक कोशिश की है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। शैलेंद्र शर्मा जी, महत्वपूर्ण, वाकई यह अच्छी बात है। आपने कुछ कहा है, मैं पढ़ता हूँ क्या कहा है आपने। आपकी कहानी अच्छी है अंजलि देशपांडे जी, बहुत धन्यवाद। एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क ने भी शानदार कहानी माना है इसे। संगीता सेठी जी का एक सवाल है कि रचना प्रक्रिया पर कुछ बात की जाए। हालांकि यहाँ कई मेरे अग्रज कथाकार भी हैं इस कार्यक्रम में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ रचना प्रक्रिया पर बात करने की मुझ जैसे कथाकार को कुछ ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ कहानी लिखने को। 10-15 सालों से ही मैं इस कहानी की दिशा में काम कर रहा हूँ। तो मुझे जो मोटा मोटा कुछ लगता है रचना प्रक्रिया में, वो यही लगता है कि हम इस समाज को, हमारे आसपास के समय को और समाज को जिस तरह देखते हैं उसी तरह शायद हम कहानियों में उसे व्यक्त करते हैं। और हमारी कहानियाँ दरअसल हमारे ही अपने आसपास के समाज और समय से उठाई हुई होती हैं। लगभग वही किरदार, वही लोग, वही सब हमारे बीच से हम लेते हैं, जिसे हम कहानियों में गूंथते हैं। और दरअसल मुझे लगता है कि हर कहानी का एक अलग तासीर होती है। हर कहानी शायद हम पहली बार लिखते हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी बार नई कहानी लिखने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि मैंने अब तक जो कहानी लिखी वह मैं भूल जाता हूँ और मुझे लगता है कि शायद अब मैं कहानी नहीं लिख पाऊँगा। लेकिन फिर कुछ होता है, नई कहानी सोचते सोचते, उसके पात्रों को सोचते हुए, उसके हालातों को सोचते हुए, उसके आसपास के परिवेश को सोचते हुए, और हमारे आसपास की जो स्थितियां लगातार बदल रही हैं, उदारीकरण के बाद हमारे यहाँ जो दौर आया है, जिस तरह हमारे यहाँ लगातार लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, लगातार जो हमारे पारंपरिक दस्तकार लोग हैं, जो हमारे छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, कुटीर उद्योग वाले लोग हैं, छोटे छोटे पैसे वाले लोग हैं, वो जिस तरह नस्तो नाबूद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तो इन सब के चलते हुए कहीं लगता है कि हमें उनकी बात भी कहना होगी, उनकी तरफ से
से वहाँ से लिखने की प्रेरणा मिलती है और वह कहानी उसके अवचेतन में चलती है, लंबी प्रक्रिया होती है। यह बहुत आसान सा बात नहीं होती है कि कोई कहानी कभी आपने देखी या तत्काल देखी और उसे लिख दिया। एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबे समय के बाद वह हमारी कहानियों में आती है। यह भी मुझे भी पता नहीं कि कौन सी घटना कितने दिन बाद एक कहानी के रूप में बदलेगी। और रचना प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है और हर लेखक की अपनी एक अलग तरह की रचना प्रक्रिया होती है। बहुत से मामलों में लेखक की रचना प्रक्रिया एक जैसी होती है, लेकिन अलग अलग परिवेश में, अलग अलग तरह के माहौल में और अलग अलग तरह के लेखन में रचना प्रक्रिया काफ़ी बदलती भी है। कई बार एक जैसी भी होती है, कुछ बिंदु उसके एक जैसे होते हैं, कुछ बिंदु अलग अलग भी होते हैं। तो यह बहुत एक जटिल तरह की प्रक्रिया है और फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि हम लगातार यदि पढ़ते रहें कहानियों को तो हमें खुद कहानियों को समझ बनेगी और हमें कहानियों की रचना प्रक्रिया जितनी आसानी से कहानियों को पढ़ते हुए समझ में आएगी, शायद उतनी सरलता से कोई भी रचना प्रक्रिया को परिभाषित नहीं कर सकता। हम पढ़ें, हमारे पूर्ववर्ती रचनाकारों को पढ़ें, हमारे क्लासिक रचनाकारों को पढ़ें, हमारे क्लासिक कथाकारों को पढ़ें। हमारे क्लासिक कथाकार प्रेमचंद और रेणु से लेकर अभी तक लगातार हम पढ़ते रहे हैं, उन्हें पढ़ें। हम विश्व साहित्य को पढ़ें। विश्व साहित्य में बड़े बड़े कहानी लेखक हुए हैं जिनकी कहानियाँ हमें आईना दिखाती हैं, जिनकी कहानियाँ हमें रोशनी दिखाती है। उनकी टार्च में हम चलें, उनकी रोशनी में हम चलें और हम और कहानियों को अपनी बेहतर से बेहतर करने की दिशा में बात करें, काम करें आगे। तो यह लगभग रचना प्रक्रिया पर मेरी एक छोटी सी टिप्पणी थी और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। और शैलेंद्र शर्मा जी का एक छोटा सा सवाल है कि आपकी अपनी कौन सी कहानी आपको सबसे प्रिय है? शैलेंद्र शर्मा जी, यह बहुत जटिल सवाल है। दरअसल जैसे एक पिता को अपनी सभी संतानें प्रिय होती है, उसी तरह एक लेखक के लिए उसकी सभी कहानियाँ उसे प्रिय होती हैं। तो मुझे यह तो नहीं कह सकता मैं कि मुझे कौन सी कहानी सबसे प्रिय है। सभी कहानियाँ प्रिय हैं और सभी कहानियाँ आज देखता हूँ तो लगता है कि शायद और इससे बेहतर लिखे जाने की ज़रूरत है, और इससे बेहतर लिखा जा सकता था, या मुझे आज उससे आगे के लिखने की ज़रूरत है। और मैं लगातार अपने पुराने लेखन से अगले लेखन को और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ और यही बेहतर करने की कोशिश शायद हमें कुछ अच्छा रचने की प्रेरणा देती है, कुछ बेहतर रचने की प्रेरणा देती है। तो यह आपके सवाल का जवाब तो नहीं है, पर लगभग मुझे लगता है कि मेरे पास अपनी सबसे प्रिय कहे जाने वाली कोई कहानी नहीं है। हाँ, जितनी भी कहानियाँ हैं वे सभी मुझे प्रिय है शैलेंद्र शर्मा जी। तो लगभग मुझे लगता है कि अब बातचीत भी आप सबके बीच जो हम करना चाहते थे वो बातचीत भी हुई। और कोई साथी यदि कुछ अपनी बात कहना चाहे तो बात कह सकते हैं। आगे की योजना, हाँ, एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क का जो कहना है कि ये जो क्रम है कहानी महोत्सव का, इसमें आज 7वां दिन था। इससे पहले हमने अभी तक जो कहानियाँ सुनी हैं उसमें राकेश तिवारी जी की कहानी सुनी, योगेंद्र आहूजा जी से कहानी सुनी, हमने श्रद्धा थवाइट जी से कहानी सुनी, हनी मदार जी से कहानी सुनी, सीमा शर्मा जी से कहानी सुनी और आज इसी क्रम में मैंने कहानी का पाठ किया है। आगे हमारे 3 रचनाकार और हैं जो कहानी कहेंगे। 4 रचनाकार बचे हैं 3 दिनों में। 20 तारीख को, बाकी दिनों में तो शाम 6 बजे जिस तरह चल रहा है उसी तरह 6 बजे लाइव प्रसारण होगा, लेकिन 20 तारीख को हमारे 2 साथी शाम 4 बजे कहानी पाठ होगा। नवनीत नीरव कहानी पाठ करेंगे शाम 4 बजे और शाम 6 बजे कहानी पाठ करेंगे संदीप मिल। और संदीप मिल की कहानी पाठ के साथ ही इस कहानी महोत्सव का समापन होगा। मनीष शर्मा जी का एक सवाल है, सामयिक संदर्भों और गंभीर सरोकारों से जुड़ी संवेदनशील, अच्छा, वे कहानी की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरोकारों से जुड़ी हुई कहानी है और इसमें गंभीर सरोकार झलकते हैं, संवेदनशीलता झलकती है। बहुत धन्यवाद। जयश्री पुरवार जी कहती हैं कि आपकी कहानियाँ बहुत सजी हुई और मंझी हुई होती हैं।
तारीफ़ काबिल। बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री पुरवार जी। मीनाक्षी दुबे जी ने कहा है कि सामाजिक सरोकार से संबद्ध है कहानी और संवेदनशील कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। कोशिश होती है कि हम अपनी कहानियों में उन सरोकारों से जुड़े रहें, अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, अपने आसपास से जुड़े रहें और अपने आसपास के दुख तकलीफ़ों को हम अपनी कहानियों में दर्ज करें, क्योंकि और कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। हम सिर्फ लिखकर ही अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, हम सिर्फ लिखकर ही अपनी संवेदना को व्यक्त कर सकते हैं और इस संवेदना को व्यक्त करते हुए हम कोशिश करते हैं कि हमारा लिखना अकारथ न जाए, हमारा लिखना व्यर्थ न जाए। इस संवेदनशीलता के साथ और तमाम सहृदय पाठक जुड़ें और सहृदय पाठकों के साथ जुड़कर हम समाज में एक तरह का एक प्रतिरोधी संसार रचें और आज जो दुनिया है उससे और आगे की कोशिश करें कि और आगे इससे बेहतर दुनिया बने। मैं आज की दुनिया से और बेहतर दुनिया की उम्मीद करता हूँ और सुंदर दुनिया बनाने का ख्वाब देखता हूँ और सुंदर दुनिया देखने की उम्मीद रखता हूँ और आप सब साथी साथ में हैं तो मेरे लिए यह उम्मीद और बढ़ जाती है। शैलेंद्र शर्मा जी, आपका उपन्यास अच्छा, दरअसल उपन्यास लगभग अंतिम चरण में है। इसमें स्त्री जीवन को लेकर और पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर काफ़ी बातें कही गई हैं, तो उपन्यास शायद आपके हाथों में जल्दी ही होगा। लगभग अंतिम चरण में उपन्यास है। 3 ड्राफ्ट में कर चुका हूँ, तीसरा ड्राफ्ट अभी चल रहा है महीने 1.5 महीने से और लगभग शायद है कि बहुत जल्दी आपके हाथों में होगा और आप ही तय करेंगे, आप ही बताएंगे कि उपन्यास कैसा बना या कहानियाँ कैसी बनी। फ़िलहाल एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मेरे सभी अग्रज साथियों का आभार जिन्होंने यहाँ आकर इस कहानी को सुना, मेरा हौसला बढ़ाया और इस आयोजना से जुड़े सभी साथियों का एक बार फिर से आभार, इस महत्वपूर्ण आयोजना के लिए आभार। और इस तरह की महत्वपूर्ण आयोजनाएं हमारे कहानी जगत को, हमारे साहित्य को और आगे बढ़ाने की दिशा में, इस दुनिया को और बेहतर करने के ख्वाब को और आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।